हेलो स्टूडेंट्स। और आज आपका ये चैप्टर चल रहा था, नया स्कूल चैप्टर हुआ है आपका, वो है भारत की मिट्टियाँ। तो देखिए मृदा क्या है। हम इसमें मृदा के बारे में जानेंगे। देखिए मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। आपको पता है कि जो मिट्टी है एक बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है और इस मिट्टी में ही जो है फसलें उपजाई जाती हैं और बिना मिट्टी के कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना भी खाद्यान्न का उत्पादन है और जितने भी हम अपने दैनिक उपयोग में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो सभी में मिट्टी से ही प्राप्त होती हैं ना। जो कच्चे पदार्थ हैं, कच्चे माल हैं, उद्योगों के लिए जो भी कुछ है वो सब मिट्टी से ही प्राप्त होता है, चाहे वो औद्योगिक माल हो, चाहे वो कच्चे माल हो, चाहे वो कृषि माल हो। कृषि संबंधित जो उत्पाद हैं वो भी सब मिट्टी से ही प्राप्त होते हैं। तो मृदा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या आवश्यक क्या है, बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन है ना। तो आपको पता है सॉरी 2 से 2.5 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में 600 से 1000 वर्ष का समय लगता है। और मृदा, देखिए मृदा के गठन में उसमें उन पैतृक चट्टानों के कण होते हैं जिनसे वो उत्पन्न हुई होती है, जिससे जो बनती है। तो मृदा जो है वो चट्टानों का ही चूर्ण रूप होती है और उन्हीं से समय और अपरदन और अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कणों का जुड़ाव होता जाता है और मृदा का निर्माण होता है। तो इसे हम कहते हैं मृदा। तो मृदा क्या है, एक महीन जो है विभाजित क्या है, शिलाचूर्ण है ना। जो शिलाचूर्ण मतलब चट्टानों से जो प्राप्त होता है चूर्ण, वही है ना। तो मृदा देखिए इसको हम मृदा कहते हैं। और देखिए मृदा के गठन में सबसे ज्यादा जलवायु का, उच्चावच का ना, अपवाह का, मूल चट्टान का, इनका सबका प्रभाव होता है। जैसी चट्टान होगी, जलवायु होगी, मृदा का गठन भी वैसा ही होगा। देखिए मृदा जो है वो परीक्षा आपने सुना होगा मृदा प्रोफाइल या सॉइल प्रोफाइल्स कहते हैं। देखिए मृदा में कई सारी परतें होती हैं जिनको हम मृदा प्रक्षेपिका कहते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले ऊपरी परत होती है, उसे कहते हैं हम ए परत या संस्तर ए कहते हैं हम इसको, संस्तर ए। क्या होता है संस्तर? ये सबसे मृदा की ऊपरी परत होती है जिसमें सूक्ष्म जीव निवास करते हैं और ये महीन और बारीक पदार्थों से बनी होती है। देखिए जो मृदा के ऊपर जो हम पेड़ पौधे होते हैं वो इसी ऊपरी परत से ही क्या करते हैं, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। इसके बाद होता है बी संस्तर होता है जिसे को संपूर्ण संचयन मंडल भी कहते हैं, है ना। और इसके नीचे फिर होता है आपका सी संस्तर होता है जिसको अपक्षयित मंडल भी कहते हैं, अपक्षयित शिलाचूर्ण भी कहते हैं। इसके बाद सबसे नीचे जो मंडल होता है उसको डी कहते हैं संस्तर, और उसमें होता है पैतृक चट्टानें होती हैं जो सबसे निचले वाले भाग में पाई जाती है। तो ये इस प्रकार से मृदा के संस्तरों का विभाजन किया जाता है, ए बी सी और डी। सूक्ष्म वर्गीकरण के लिए ए को A1 A2 A3, बी को B1 B2 B3, सी को C1 C2 C3 में ऐसे इस प्रकार से और ज़्यादा अच्छी तरह से डिवाइड कर लिया जाता है जब मृदा को हम डिवाइड करते हैं, तो है ना। आपने पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी में कि एक एच जीर्नी करके थे जिन्होंने एक सूत्र दिया था मृदा के निर्माण में जो आवश्यक तत्व होते हैं, उनके बारे में एच जीर्नी ने सूत्र दिया था मृदा के निर्माण के प्रक्रम के लिए। तो देखिए भारत में जो मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है वो मुख्यतः कैसी है, वो जलोढ़ किस्म की मिट्टी पाई जाती है। हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ किस्म की मिट्टी पाई जाती है ना। देखिए मिट्टी कई प्रकार की होती है। सबसे जो बारीक मिट्टी होती है उसको हम कलिलीय या कलिलीय मृदा कहते हैं, एल्कोइल जिसको हम क्या कहते हैं, कोलॉइडी स्टेट कहते हैं उसको हम। ये आंखों से नहीं देखी जा सकती है, बहुत बारीक कण होते हैं इसमें। जैसे आपने जो सुना होगा कोलगेट का पेस्ट होता है, उसमें जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, कलीली कण होते हैं, है ना। इससे थोड़े मोटे कण होते हैं, उनको मृतिका कहते हैं। उससे मोटे होते थोड़े गाद होते हैं, है ना। सूक्ष्म रेत होती है, फिर स्थूल रेत होती है और फिर बजरी या कंकड़ होते हैं, है ना। तो सबसे सूक्ष्म होता है वो कलिलीय मृदा होती है ना। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कलिलीय मृदा, कोलोइडल मृदा कहते हैं। उसका जो विश्लेषण है वो केवल एक्सरे से ही किया जा सकता है, उसको बिना उसको नहीं देखा जा सकता है ना। देखिए भारतीय मृदा का वर्गीकरण जो कई विद्वानों ने किया है, परंतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
AR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इसने सबसे पहले वर्णन किया है। ASP राय चौधरी के आधार पर किया है इन्होंने ये वर्णन। और इसमें जो है उन्होंने वर्णन जो किया है, इसमें भारत की मृदाओं को 8 प्रकारों में और 27 जो उप प्रकार हैं उनमें बांटा है। तो उस प्रकार से मृदाओं का वर्गीकरण इन्होंने किया है। तो सबसे पहली जो मिट्टियां हैं भारत की, वो है जलोढ़ मिट्टियां। देखिए ये जो मिट्टियां हैं जलोढ़ मिट्टियां, ये मिट्टियां जो हैं ये सबसे उपजाऊ मिट्टियां होती हैं, है ना। और ये भारत के जलोढ़ मिट्टी है वो लगभग 14.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली है। भारत का क्षेत्र कितना 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। तो 14,25,000 वर्ग किलोमीटर पर जलोढ़ मिट्टियों का विस्तार पाया जाता है। यानी भारत के लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मृदाएं पाई जाती हैं, है ना। और देखिए ये जो मृदाएं होती हैं ये नदी की घाटियों, जैसे क्या है आपका कावेरी नदी घाटी, नर्मदा, तापी, महानदी, है ना, इन नदी की घाटियों में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों की घाटियों में ये मिलती हैं। इसलिए इसको हम जो डेल्टाई क्षेत्र मिलती हैं इसको हम डेल्टाई जलोढ़ कहते हैं। और जो तटीय भागों में मिलती हैं उनको हम तटीय जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो ये मिट्टियाँ क्या है बहुत ही उपजाऊ होती हैं जलोढ़ मृदाएं, और ये काफ़ी ज़्यादा खेती में प्रयोग की जाती हैं। देखिए इन मृदाओं में क्या होता है, पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है। जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी इन मिट्टियों में मिलती है। हालांकि इनमें जो दलहनी फसलें करके हम नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, जो फली वाली फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन की पूर्ति को कर देती हैं। तो इन मृदाओं में बड़ी मात्रा में जो है गेहूँ, चावल, गन्ना, जूट, कपास, मक्का और तिलहन, फल आदि की सब्जियों की खेती इन मिट्टियों में की जाती है। देखिए जलोढ़ मिट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है नवीन जलोढ़ और एक होती है जिसको हम क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं, और एक होती है प्राचीन जलोढ़ या बांगर कहते हैं। देखिए खादर वो जलोढ़ मृदाएं होती हैं जहाँ प्रतिवर्ष जो बाढ़ के पानी से एक नवीन मृदा की नई प्रतिष्ठती है, उसको हम कहते हैं नवीन खाद या नवीन जलोढ़ या खादर मृदाएं कहते हैं इनको, है ना। इसके अलावा एक होती है प्राचीन जलोढ़ या बांगर कहते हैं इसको। ये जो वो होती है जो नदी की जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है उसमें कुछ ऊंचाई पर होती है और यहाँ पर जो बाढ़ का पानी नहीं आ पाता है। देखिए जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है ये कलर में थोड़ी कैसी होती है, हल्के पन लिए हुई होती है, परंतु जो थोड़ी ऊंचाई पर होती है बांगर जो बांगर मृदा होती है, बांगर जलोढ़ होती है, वो क्या होती है उसका कलर थोड़ा गहरा भूरा होता है ना, और थोड़ा क्या होता है गहरे कलर की होती है, पीला लगता भूरा होता है, और इसमें जो चूने के पत्थर के कंकड़ के पिंड भी पाए जाते हैं। तो ये क्या पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा कहलाती है ना। देखिए ये जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसमें क्या है रेहे के निशान पाए जाते हैं। रेहे मतलब थोड़ी जो क्या होता है कि सिंचाई को इनमें प्रतिवर्ष बारिश तो होती नहीं है, तो सिंचाई के लिए इनमें क्या है नहरों का पानी का प्रयोग किया जाता है। तो नहरों के साथ जो रेहे और कल्लर की भूड़ की मात्रा इसमें जम जाती है, नमकीन सतह जम जाती है, इसलिए ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है। जबकि नवीन जलोढ़ होती है ये उपजाऊ ज्यादा होती है। देखिए जलोढ़ मृदाओं को बनने के आधार पर 2 प्रकार से रखा जा सकता है ना। एक तो जल द्वारा निर्मित, जैसे नदियों के द्वारा भाकर के लाई गई जो नवीन परत जमाई जा रही है तो नवीन जलोढ़ मृदाओं का निर्माण हो रहा है ना। और दूसरी होती है वायु द्वारा निर्मित। वायु भी क्या करती है अपनी अपरदन प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी को उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। जैसे क्या है आपने सुना होगा लोयस का मैदान है ना, चीन में है जो है ना, तो लोयस का जो मैदान है वो भी वायु की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित हुआ, जो काफी उपजाऊ मैदान है और उसमें खेती बाड़ी की जाती है। तो इस प्रकार जलोढ़ मृदाएं जो है विस्तृत मृदाएं हैं और भारत के काफी बड़े क्षेत्र पर फैली हैं और बड़ी मात्रा में इनमें क्या है फसलों की खेती की जाती है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है लाल मिट्टियां, है ना। देखिए लाल मिट्टियां जैसा कि आपको पता है ये देश का दूसरा सबसे प्रमुख मृदा समूह है और देश के लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। यानी कि देश के 18.6% भाग पर इन लाल मिट्टियों का विस्तार है ना। देखिए इन मृदाओं में क्या है चूना, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटास की कमी पाई जाती है। चूना, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटास की कमी पाई जाती है और इनका जो लाल रंग होता है वो फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण
होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण इनका जो है रंग जो है कैसा होता है, लाल होता है। ये दूसरा प्रमुख मृदा समूह मैंने आपको बताया जलोढ़ मृदाओं के बाद में। ये जो मृदाएं हैं, ये मृदाएं जो है आपके तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, है ना, छोटा नागपुर के पठार पर पाई जाती हैं। देखिए ये जो लाल मिट्टियां हैं, ये इन काली मिट्टियों को तीन तरफ से घेरे हुए हैं, उत्तर से, उत्तर पूर्व से, दक्षिण से घेरे हुए हैं, है ना। ये लाल मिट्टियां जो है इन काली मिट्टियों को उत्तर से, दक्षिण से और पूर्व से घेरे हुए हैं, चारों तरफ फैली हुई है। तमिलनाडु तक मिलती है, नहीं मिलता है ना। पश्चिम छोटे मोटे क्षेत्र भी इसके पाए जाते हैं, ऐसे पश्चिम बंगाल के बीरभूम में और उत्तर प्रदेश के आपके बांदा है, झांसी है, हमीरपुर है, यहाँ पर भी छोटे मोटे मात्रा में लाल मिट्टियाँ जो हैं वो पाई जाती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि देश के लगभग 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई हैं, 18.6% भाग पर, यानी कि भारत के। और इनमें चूना, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस और पोटास की कमी पाई जाती है। लोहे की इसमें फेरिक ऑक्साइड यानी लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से इन मिट्टियों का जो क्या है, लाल हो जाए, है ना। देखिए दूसरी प्रकार ये मिट्टियां जो है देखिए इन मिट्टियों में जो है मुख्यतः बाजरा की खेती की जाती है, क्योंकि ये ऊंचे भागों में तो क्या है उपजाऊ नहीं होती, पर नीचे घाटियों में क्या होती है, ये मिट्टियां काफी उपजाऊ होती हैं। तो वहां पर क्या है ना, सिंचाई का उपयोग करके कई सारी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे दालें हैं, ज्वार है, अलसी है, मूंगफली है ना, इनकी खेती की जाती है। आलू है, फल है, मिलेट हो गया, इनकी खेती की जाती है। इसके बाद तीसरा प्रमुख मृदा समूह है, ये है काली मिट्टियां। देखिए ये देश का तीसरा सबसे प्रमुख मृदा समूह है, जिसको हम काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली कपास की मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर मृदा भी इसी को नाम है, और अंग्रेजी में सिरनोजेम भी इसी मृदा को कहते हैं, सिरनोजेम इसी मृदा को कहते हैं। ये देश के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है, यानी कि देश के 15.2% भाग पर ये फैली हुई है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मृदा समूह है, और कई बार इसको कंपटीशन में और इधर भी पूछ लिया जाता है। देखिए इन मृदाओं में, काली मिट्टियों में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है। ध्यान रखना, दोबारा सुन लें, लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की इनमें कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस की इनमें कमी पाई जाती है। इन मृदाओं के निर्माण में मुख्यतः जलवायु का हाथ रहता है। जिन स्थानों पर जो है वर्षा की मात्रा 30 से 50 के बीच में, 30 से 50 सेंटीमीटर के बीच में, और जो तापमान की मात्रा है, वो जो वर्षा के दिन है वो 30 से 55 के बीच में रहते हैं, वहां पर इन प्रकार की जो है मिट्टियां मुख्यतः मिलती हैं, काली मिट्टियां मुख्यतः मिलती हैं। देखिए इस प्रकार की जो मिट्टियां हैं वो संपूर्ण तो आपके महाराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिणी राजस्थान के 3-4 जिले हैं, जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, आपका भीलवाड़ा है ना, और सवाई माधोपुर है, बूंदी, कोटा है ना। तमिलनाडु में मदुरई है, अर्काट है, तिरुनेलवेली है, इन जिलों में, है ना। उत्तर प्रदेश के भी जो दक्षिणी जिले है ना, जालौर, हमीरपुर, बांदा, झांसी, इनमें थोड़ी सी पाई जाती है ना। और इसके अलावा कर्नाटक में बीजापुर है, धारवाड़ है, गुलबर्गा है ना, इन जनपदों में मिलती है। करीमनगर हो गया, है ना। तो ये मुख्य रूप से पूरे महाराष्ट्र में और कुछ गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में थोड़ी सी मात्रा में, कर्नाटक में, राजस्थान में दक्षिणी में, और तमिलनाडु के कुछ जिलों में, और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ये काली मिट्टियां पाई जाती है। देखिए इस काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी, सेल्फ प्लॉगिंग सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि जब ये मिट्टियां सूखती हैं तो इनमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ने की वजह से इनमें दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें की वजह से खुद ही ऐसा लगता है जुताई कर दी है, इनमें गहरी दरारें बन जाती हैं, है ना। और पानी जब बरसता है तो ये काफी पानी को सोख लेती हैं, है ना। तो लंबे समय तक इनमें जो सिंचाई की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये काफी मिट्टी को, जो पानी को जो है सोख लेती है ना, इसलिए इनको स्वतः जुताई की मिट्टी भी कहते हैं, है ना। देखिए इन मृदाओं में आपको बताया किस चीज की अधिकता पाई जाती है, किस चीज की कमी पाई जाती है ना। तो ये इस मिट्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो काली मिट्टियां होती हैं ये फलीदार कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फलीदार जैसे आपके जो फलियां हो गई जितनी भी है ना, जो मूंगफली हो गई, जैसे गन्ना, कुसुम सब्जियों की खेती भी की जाती है इसमें, है ना।
और कपास के लिए तो फेमस है ही है ये काली मिट्टी। इसके बाद है लेटेराइट मिट्टी। देखिए लेटेराइट मिट्टियां क्या होती हैं? देखिए लेटेराइट मिट्टियां वो मिट्टियां होती हैं जो उष्ण आर्द्र दशाओं में पाई जाती है। वहां पर क्या होता है, बारिश बहुत होती है और क्या होती है, गर्मी भी अधिक पड़ती है। तो ऐसी दशाओं में मिट्टियां क्या होती हैं, बार बार क्या होता है, वाष्पीकरण होने से क्या होता है, मिट्टियों का निक्षालन हो जाता है और मिट्टी जो है वो लाल रंग के से हल्के से रंग पे हो जाती है। इसको हम कहते हैं लेटेराइट मिट्टियां। लेटेराइट जो है, ये देखिए लेटेराइट जो शब्द निकला है, ये किससे निकला? लेटेराइट मतलब लाल ईंट, रेड ब्रिक, लाल ईंट। यानी सूखने पर तो क्या होता है, ये मिट्टियां ईंट के जैसी कठोर हो जाती हैं और जब गीली हो जाती हैं तो मक्खन की तरह मुलायम हो जाती हैं, इसलिए इनको लेटेराइट मिट्टियां भी कहते हैं। ये भारत के केवल 3.1% क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं, 1,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं। और ज्यादातर जो लेटेराइट मिट्टियां हैं, ये मिट्टियां जो पठारी भागों पे मिलती हैं। कौन कौन से पर्वतीय जो पहाड़ी और पठारी भाग हैं दक्षिण के प्रायद्वीप के, कौन कौन से हैं? देखिए जैसे आपका राजमहल की पहाड़ियां हो गई, सह्याद्री पर्वतमाला हो गई, है ना, और इसके अलावा ये राजमहल पहाड़ियां, सतपुड़ा पर्वत है, विंध्य पहाड़ियां हो गई, इनके ऊपर पर्याप्त मात्रा में इनका विकास हुआ है। देखिए ऊपरी भाग में तो ये मिट्टियां थोड़ी पतली परत के रूप में पाई जाती हैं, परंतु घाटियों में थोड़ी गहरी मिलती हैं जहां पर इनमें अच्छी खासी कृषि की जाती है ना। वैसे ये मिट्टियां आपको बता दूं केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना, झारखंड में संथाल परगना है जो फेमस है, वहाँ ये मिट्टियां पाई जाती है। सिंचाई की सहायता से जो है इनमें काफी मात्रा में कृषि की जाती है ना। मुख्यतः देखिए ये जो मृदाएं होती हैं ये चाय, कहवा और काजू की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है ये मिट्टी जो है ना। और देखिए इसके बाद है पर्वतीय मिट्टियां। देखिए ये जो पर्वतीय मिट्टियां हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में मिलती हैं, हिमालय के ऊपर। देखिए ये मिट्टियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, पर्वतीय जो मिट्टियां होती हैं ये पूरी तरह से विकसित नहीं है और ये मिट्टियां जो अपरिपक्व मृदाएं कहलाती हैं और ये काफी मात्रा में अम्लीय होती हैं। और दूसरी बात अपरिपक्व होती हैं और अम्लीय होती हैं, उनका जो कलर होता है वो भी काफी गहरा होता है ना। तो इन मिट्टियों का इतना महत्व नहीं है क्योंकि पर्वतीय भागों में ही ये मिट्टियां पाई जाती हैं और अभी भी ये निर्माण की प्रारंभिक दशाओं से गुजर रही है, अभी इनका पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाया, अपरिपक्व मृदा है। इसके बाद देखिए छठे नंबर पे है आपकी मरुस्थलीय मिट्टियां। ये देखिए ये मरुस्थलीय मिट्टियां देश के लगभग 1,42,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई हैं और मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ छोटे छोटे जिलों में, हरियाणा में, है ना, ये मिट्टियां फैली हुई है, मरुस्थलीय मिट्टियां फैली हुई है। ये उन दशाओं में मिलती हैं जहाँ पर शुष्क दशाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मिट्टी के जो कण होते हैं थोड़े ढीले हो जाते हैं और रेतीली प्रकृति के हो जाते हैं। तो इन मृदाओं में क्या है, अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती है तो इसमें क्या होता है अच्छी खासी फसल उत्पन्न की जाती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में गंगा नहर के आ जाने से, इंदिरा गांधी के नहर के आ जाने से क्या होता है वहां पर जो अच्छी खासी फसल इसमें की जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टियों में जो वह सिंचाई के द्वारा और उर्वरकों के प्रयोग से यहाँ पर भी कृषि की जा रही है। तो इन मरुस्थलीय मृदाओं में भी कृषि की जा रही है ना। इन मृदाओं में भी देखिए जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए समय समय पर इन मरुस्थलीय मिट्टियों में क्या है हमें नाइट्रोजन उर्वरकों का, पोटास उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है ना। इसके बाद है देखिए लवणीय और क्षारीय मिट्टियां। देखिए लवणीय और क्षारीय मिट्टियां ये क्या होती है, केशिका क्रिया के द्वारा क्या होता है बहुत तेजी से वाष्पन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है केशिका क्रिया हो जाती है, कैपिलरी इफेक्ट कहते हैं इसको। इसकी वजह से क्या होता है पानी तेजी से भाप बन के उड़ता है और केशिका क्रिया की वजह से क्या है धरातल पर जो है एक नमकीन परत बिछ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं लवणों की एक परत जम जाती है, जो कि क्या है मिट्टी को ऊसर बना देती है ना, उपजाऊ नहीं रहती है। तो उससे प्रभावित ये मिट्टियां हैं। मुख्यतः ये वाली मिट्टियां जो लवणीय है, जो क्षारीय मिट्टियां हैं, ये आपकी उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 लाख वर्ग किलोमीटर पर है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, है ना। देखिए ये जो लवणीय क्षारीय मिट्टियां, ये मिट्टियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां सिंचाई जो मुख्यतः नहरीकृत होती है, नहरों से सिंचाई की जाती है। तो उन क्षेत्रों में क्या है ये मिट्टियों नहरों से सिंचाई की जाती है, वहां जो है रेत, कल्लर, धूल या नमकीन पदार्थों की एक परत जम जाती है जमीन पर, इसी को लवणीय और क्षारीय मिट्टियां कहते हैं ना। इसके बाद है पीट में और दलदली मिट्टियां। ये देखिए ये वो स्थान है जो दलदली वाले क्षेत्र है। केरल में एक जगह है कोट्टायम, है ना,
तो वहाँ पर क्या होता है कि दलदली मृदाएं पाई जाती है, और जब वहाँ पर दलदली पानी थोड़ा कम हो जाता है तो उसके बाद रबी की फसलें उन पर बोई जाती हैं। तो पीठ में और दलदल मिट्टियाँ देखिए ये कहाँ पाई जाती हैं। देखिए उत्तराखंड का एक जिला है आपका अल्मोड़ा, वहाँ पाई जाती है। इसके अलावा बिहार के मध्यवर्ती क्षेत्रों में जाए जो जलाक्रांत मृदा है ना, जल से आक्रांत रहती है, जल से निमग्न रहती है, उन क्षेत्रों में पीठ में मृदा या दलदली मृदाएं पाई जाती है। इसके अलावा भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर ये मृदाएं जो हैं पाई जाती हैं। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं ये मिट्टियाँ जो हैं, है ना। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, उत्तरी बिहार के मध्यवर्ती भागों में ये जो मिट्टियाँ जो हैं दलदली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन पे से जब पानी घट जाता है तो इन पे से क्या रबी की फसलें की जाती है, क्योंकि बरसात के दिनों में तो ये दलदली रहती हैं, परंतु बरसात हटने के बाद जब रबी का मौसम आता है तो उसमें रबी की फसलें की जाती है। तो इस प्रकार ये हमारे भारत की मिट्टियों का वृहद वर्गीकरण है। आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो आप 2 से 3 बार सुन सकते हैं मेरे वीडियो को, और मैं PDF डाल दूंगा, वहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।